लागू भी हो गए। विधायिकाओं से रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, जबकि दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय नियम बनाएगा। तो यूनियन टेरिटरी के लिए अलग प्रावधान थे। तो इसमें जो आवासीय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय है, अर्बन डेवलपमेंट यूनियन मिनिस्ट्री, उन्होंने यूनियन टेरिटरी के लिए नियम बना लिए और दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने बनाए। और 1 मई 2017 से यह अधिनियम पूरी तरह से लागू हो गया। तो इस तरह से 2 स्टेज में इसको लागू किया गया, 1 मई से पूरा प्रभावी हो गया। अब इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम देखते हैं। इट इज एन एक्ट ऑफ Parliament of India which seems to protect home buyers as well as help boost investments in the real estate industry. The act establishes real estate regulatory authority. ये सभी स्टेट में बने हुए हैं। In each state for regulation of the real estate sector and also acts as an adjudicating body for speedy dispute resolution. इसमें 2 तरह की बॉडी है, एक तो रेरा है, रेरा के ऊपर फिर एपिलेट ट्रिब्यूनल भी है, और एपिलेट ट्रिब्यूनल के ऊपर फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो संवैधानिक कोर्ट है वो तो होते ही है। So the bill was passed by the Rajya Sabha on 10 March 2016 and by Lok Sabha on 15 March 2016. The act came into force on 1st May 2016 with 61 of 92 sections notified, and the remaining provisions came into force on 1st May 2017. तो इस तरह से 1 साल इसको प्रभावी होने में लग गया। पहले 61 सेक्शन और उसके बाद फिर बचे हुए सभी 31 सेक्शन, इस तरह से 1 मई 2017 से पूरी तरह प्रभावी हो गया। The central and state governments are liable to notify the rules under the act within a statutory period of 6 months, जो सभी ने नोटिफाई कर दिए गए हैं। तो ये तो इसका हिस्ट्री हुआ। तो पहली बार ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ था 2013 में। In December 2015, the Union Cabinet of India had approved 20 major amendments to the bill based on the recommendations of Rajya Sabha committee that examined the bill. अब 15 जो संशोधन इसमें थे बिल में, उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए 2016 में ये फाइनल ड्राफ्ट बन गया। The bill had been referred to a selection committee which had given its report in July 2015. However, Congress, Left and AIADMK had expressed their reservations on the report through dissent notes. इसमें जो विपक्ष ने इस पर कुछ डिसेंट नोट्स या जो अपने विरोध के जो नोट्स है वो भी दिए थे, जो पब्लिश किए जाते हैं पार्लियामेंट संसद.in पे। द राज्यसभा अप्रूव्ड द बिल ऑन 10th March 2016 and Lok Sabha approved it on 15th March 2016. Subsequently, by the powers vested by Section 1 of the RERA Act, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, by notification SO 1544E dated E मतलब extraordinary, जिसको प्रिजर्व करके रखा जाता है, गैजेट नोटिफिकेशन, dated 26/4/2016 notified 61 sections out of 92 sections on 1st May of 2016, and by notification SO 1216E dated 19/4/2017 notified the remaining 31 sections. तो 2 स्टेज में ये लागू हो गया। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें 10 चैप्टर है और बड़ा एक्ट है, 92 सेक्शंस है। पूरा हम इसको सेक्शन बाय सेक्शन रीडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो हम देख लेंगे। द एक्ट स्टार्ट्स विद द प्रीएम्बल, प्रोवाइड्स टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स एंड रियल इस्टेट एजेंट्स। तो पहले इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एक चैप्टर है कि सभी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स और रियल इस्टेट एजेंट्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा विथ रेरा। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज, अबाउट रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसमें इसके अलावा सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल भी है, रियल इस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल है जिनको क्रिमिनल पावर्स भी है, वेरियस ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, एंड अबाउट फाइनेंसेस, अकाउंट्स, ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स एंड अदर मिसलेनियस प्रोविजंस। तो इस तरह से इसका 10 चैप्टर में स्ट्रक्चर है। अब हम देखते हैं डिटेल में कि ये जो आउटलाइन है, पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, इसमें 2 सेक्शन है। दूसरा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट एंड रियल इस्टेट एजेंट्स, इसमें सेक्शन 3 से 10 तक है। फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर 11 से 18 तक है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज सेक्शन 19 में दिया है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 में रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में दिया है 20 से 40, इस तरह से 21 सेक्शन है। फिर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के 2 सेक्शन है, 41 और 42, चैप्टर 6 में दिया है। चैप्टर 7 में रियल इस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल दिया गया है 43 to 58। तो रेरा के ऑर्डर को एपेलेट ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद फिर ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन, ये 59 से 72 तक है। चैप्टर 9 में फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट एंड रिपोर्ट्स के बारे में है 73 to 78, और चैप्टर 10 मिसलेनियस है 79 to 92। इस तरह से 10 चैप्टर, 92 सेक्शंस का ये अधिनियम है।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अधिनियम का स्ट्रक्चर हुआ। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है सेक्शन 2 में, इसमें जो डेफिनेशंस है, इसमें एडवर्टाइजमेंट, अलॉटी, अपार्टमेंट, कारपेट एरिया, कॉमन एरियाज, इंटरेस्ट, प्लानिंग एरिया, प्रोमोटर, प्रोस्पेक्टस, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, सैंक्शन प्लान और सेविंग क्लॉज, इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। वैसे बहुत सारी डेफिनेशंस है, 26 से ज्यादा है। अब इसमें पहले रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है। तो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और रियल एस्टेट एजेंट्स दोनों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। और चूंकि ये 2016 का अधिनियम है तो कुछ चीजें ऑनलाइन करने का भी प्रावधान है। So the Act enlists the registration policy of a real estate project and real estate agent and related provision under Section 3. Subsection 1 makes it mandatory for all real estate projects to register with RERA for launching a project to provide greater transparency in project marketing and execution. क्योंकि इसमें भी पारदर्शिता लाने के लिए इनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना जरूरी है। फॉर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स which have not received a completion certificate on the date of commencement of that will have to seek registrations within 3 months. तो पेंडिंग प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने का अवधि दिया था कि वो रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन अपना करा ले। Each state RERA must either approve or reject the application for registration within 30 days from the date of application submitted by the promoter. रेरा के लिए भी टाइम लिमिट है कि 30 दिन के अंदर या तो एक्सेप्ट करे या तो रिजेक्ट करे, कारण बताते हुए। Upon successful registration, promoter of the real estate project will be provided with a registration number, a login ID, and a password to fill up the essential details on the website of the state RERA. अब ये भी एक ऑटोमेटेड कर दिया गया है कि जो डेटा एंट्री लोग अपने खुद ही करेंगे, तो जो प्रमोटर है वो खुद वेबसाइट पर जाके अपने डिटेल भर देगा ऑनलाइन, ताकि रेरा की वेबसाइट पर आ जाए। If the promoter fails to register, he shall be liable to a penalty that may extend up to a penalty of 10% of the estimated project cost. कॉस्ट की 10% तक का पेनल्टी इसमें हो सकता है। पेनल्टी सिविल होती है। फर्दर मोर, इफ इट डज नॉट कॉम्प्लाई विद द ऑर्डर्स, डायरेक्शंस और डिसीजंस इशूड बाय द स्टेट रेरा, he shall be punishable with imprisonment which may extend up to 3 years or with a fine which may extend up to a further 10% of the estimated cost of the project. अब यदि वो रेरा की डायरेक्शन को नहीं मानता है तो फिर इसमें 3 साल की कह दिया, एस्टिमेटेड कॉस्ट का 10% तक फाइन भी हो सकता है। ये पेनल्टी के अतिरिक्त है। रियल एस्टेट एजेंट्स वो फैसिलिटेट द सेलिंग और परचेस ऑफ प्रॉपर्टीज। जो एजेंट्स होते हैं या ब्रोकर्स होते हैं मस्ट टेक प्रायर registration. Such agents will be issued a single registration number for each state or union territory which must be quoted by the agent in every cell facilitated by him. जहां जहां पर वो एजेंट है तो वहां पर अपना वो एजेंट नंबर भी बताएगा कि उसका रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो इस तरह से रियल एस्टेट एजेंट्स के जो प्रोफेशन को रेगुलेट कर दिया गया। If a real estate agent fails to register or contravene Section 9, that is registration of real estate agent, and Section 10, that is functions and duties of a real estate agent, he shall be liable to a penalty of rupees 10,000 payable every day during which the default continues. इसमें 10,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इसमें पेनल्टी होगी जब तक वो रजिस्ट्रेशन नहीं करता अपना। दिस पेनल्टी में क्यूमुलेटिवली एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट। प्लॉट की 5% तक ये बढ़ाई जा सकती है पेनल्टी। अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में भी ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट के 5% तक अधिकतम पेनल्टी हो सकती है। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेरा एंड एपेलेट ट्रिब्यूनल, इसमें दो अलग अलग अथॉरिटीज हैं, दोनों के अलग अलग पावर्स है। तो ये समझना पड़ेगा कि रेरा क्या है और एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या है। सो द एस्टेब्लिशमेंट अंडर सेक्शन 20 and 43 of the act will help to establish state level real estate regulatory authorities to regulate the say transactions related to both residential and commercial projects and ensure their timely completion and handover. तो रेरा जो है ये दोनों टाइप की प्रॉपर्टी को देखता है, रेसिडेंशियल आवासीय और कमर्शियल। Appellate tribunals will now be required to adjudicate cases in 60 days as against the earlier provision of 90 days. अब पहले इसमें 90 डेज था, लेकिन बाद में एपेलेट ट्रिब्यूनल को टाइम और कम कर दिया गया कि 60 दिन के अंदर वो एडजुडिकेशन करे। एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज टू डिस्पोज ऑफ कंप्लेंट्स इन 60 डेज व्हाइल नो टाइम फ्रेम वाज इंडिकेटेड इन द अर्लियर बिल। ये बिल के बाद जो राज्यसभा ने इसमें संशोधन सुझाए थे, तो उसके बाद ये एक्ट जब पास हुआ तो इसमें फिर 60 डेज का प्रावधान कर दिया गया, जो इनिशियली 90 डेज का प्रपोज था। और इतने टाइम के अंदर जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कंप्लेंट को 60 दिन के अंदर डिस्पोज करना है, और एपेलेट ट्रिब्यूनल को भी एडजुडिकेशन 60 दिन के अंदर करना है। अब इसमें जो ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन के जो सेक्शंस है ये 59 to 72 में दिया है, चैप्टर 8 में। इसमें ऑफेंसेस, पेनल्टीज और एडजुडिकेशन ये तीनों के बारे में प्रावधान है।
जो इंपॉर्टेंट प्रावधान है सेक्शन 59, 60 और 62, ये 3 सेक्शन है इसमें। इसमें पनिशमेंट टू द प्रमोटर और रियल इस्टेट एजेंट्स है फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर रेरा। और फिर इसमें जो पेनल्टी दी गई है, तो इसमें 59(1) में प्रमोटर को पेनल्टी है कि प्रमोटर कॉन्ट्राविन सेक्शन 3 द अमाउंट में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। और इसमें कोई फाइन है, तो इसमें क्लबिंग नहीं हो सकता, पनिशमेंट इसमें कैद नहीं है। सब सेक्शन 2 में if promoter not follow the order, decision or directions issued under subsection 1, amount as stated under subsection 1 plus amount which may further extend up to 10% of the established estimated cost of the real estate project। तो जो सब सेक्शन 1 में दिया है वो 10% प्लस और 10% तक कॉस्ट हो सकता है, इतना फाइन हो सकता है। द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड अप टू 3 years। तो अथॉरिटी का ऑर्डर न मानने पर कैद हो सकती है, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। सेक्शन 60 में प्रमोटर के लिए कि प्रमोटर प्रोवाइड्स फुल इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 4, जो ऑनलाइन उसको डिटेल भरने हैं। द अमाउंट में एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट, और इसमें केवल फाइन हो सकता है। सेक्शन 62 में रियल इस्टेट एजेंट के बारे में प्रावधान है कि इनको क्या पेनल्टी हो सकती है। इफ एनी रियल इस्टेट एजेंट फेल्स टू कंप्लाई विद सेक्शन 9 and 10 ऑफ द एक्ट, अमाउंट ऑफ ₹10,000 एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज, इट में एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट। इसमें भी केवल फाइन हो सकता है, क्लबिंग इसमें लागू नहीं होता है। इसके बाद सेक्शन 63 है प्रोमोटर के लिए। तो रेरा का ऑर्डर यदि वो नहीं मानता है, सो पेनल्टी फॉर ईच एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो इसमें 5% कॉस्ट तक जुर्माना हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है। इसके बाद प्रोमोटर के लिए सेक्शन 64 है। रेरा के ऑर्डर यदि वो नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 3 years, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो सेक्शन 64 में कैद भी हो सकती है। रियल एस्टेट एजेंट यदि रेरा के ऑर्डर नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और इसमें केवल फाइन हो सकता है। सेक्शन 66 में रियल एस्टेट एजेंट के बारे में है। ये रेरा के ऑर्डर यदि नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट एंड टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 1 year, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। इसके बाद जो अलॉटी होता है, अलॉटी की भी कुछ ड्यूटी होती है कि टाइम टू टाइम वो बिल्डर को पेमेंट करे, वो एग्रीमेंट के मुताबिक, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। तो रेरा के ऑर्डर यदि वो अलॉटी नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। तो इसमें केवल फाइन हो सकता है अलॉटी को। अलॉटी को फाइन का और एक प्रोविजन है 68। तो रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर नहीं मानता है, तो पेनल्टी फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच द डिफॉल्ट कंटिन्यूज एंड मे एक्सटेंड अप टू 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को न मानने पर 10% तक ये हो सकता है जुर्माना। टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड अप टू 1 year, आइदर फाइन और इम्प्रिजनमेंट और बोथ। तो इस तरह से सभी को के लिए प्रावधान इसमें किए गए हैं। अब जो होम बायर से इनको क्या प्रोटेक्शन दिया गया है, तो एक्ट प्रोहिबिट्स अनअकाउंटेड मनी फ्रॉम बीइंग पम्प्ड इनटू द सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम या जो ब्लैक मनी होता है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है, तो एज ऑफ नाउ 70% ऑफ द मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट थ्रू चेक्स कंपल्सरीली। अब चूंकि वो बैंक में डिपॉजिट करना आवश्यक है, ताकि जिस पर्पज के लिए है, एक तो वो कहाँ से आ रहा है, और दूसरी बात वो उसी पर्पज के लिए हो जिस पर्पज के लिए वो पैसा लिया गया है अलॉटीज से। ए मेजर बेनिफिट फॉर कंज्यूमर्स इंक्लूडेड इन द एक्ट इज दैट बिल्डर्स विल हैव टू कोट प्राइसेस बेस्ड ऑन कारपेट एरिया एंड नॉट ऑन सुपर बिल्ट एरिया। तो जो कारपेट एरिया हो उसके आधार पर उनको प्राइस कोट करना पड़ेगा। द एक्ट स्टेट्स दैट द कारपेट एरिया, ये सब सेक्शन 2 में डिवाइड है, कारपेट एरिया की डेफिनेशन वगैरह। सो द एक्ट स्टेट्स दैट कारपेट एरिया इंक्लूड यूजेबल स्पेसेस लाइक किचन एंड टॉयलेट्स। तो इसमें जिस चीज को यूज कर सकते हैं, किचन और टॉयलेट भी इंक्लूडेड है। अंडर रेरा इट इज मैंडेटरी फॉर द बिल्डर्स टू डिस्क्लोज द कारपेट एरिया। तो पहले जो कारपेट एरिया बताते नहीं थे, वो इसमें कंपलसरी कर दिया गया कि कारपेट एरिया भी एक्चुअली बताए। अब इसमें जो स्टेट के अलग अलग पावर्स है, ये सेक्शन 84 में दिए है। So section 84 of the act provides that within 6 months of the act being enforced, each state government shall make rules for carrying out the provisions of the act. The said rules are to be notified by the state government, जो सभी ने नोटिफाई कर दिए 2017 तक, और उसके बाद फिर ये एक्ट पूरा एनफोर्स हो गया है।
As late as 31st October 2016, central government released the RERA general rules 2016. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी रूल बना लिए अपने लिए और यूनियन टेरिटरीज के लिए, वाइड नोटिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन UPA. The rules so issued by the central government are applicable to the 5 union territories without legislature. जहाँ पे विधानसभा नहीं है, जिसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़. उसके बाद फिर 2019 में ये जम्मू एंड कश्मीर पर भी लागू कर दिए गए. द रूल्स हैव बीन इशूड आफ्टर द प्रायर रिलीज ऑफ ड्राफ्ट फॉर कमेंट्स. तो पहले ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, ड्राफ्ट फॉर जो कमेंट्स आ गई, उस कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइनली ये रूल्स नोटिफाई कर दिए गए. As of 13 July 2019, Arunachal Pradesh, मेघालय, सिक्किम एंड नागालैंड हैव नॉट नोटिफाइड द रूल्स. तो इन्होंने 2019 तक नोटिफाई नहीं किए थे. इन द केस ऑफ 5 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, द रेरा एक्ट इज फेसिंग सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस एज द लैंड इन दोज स्टेट्स आर कम्युनिटी ओन्ड. तो इसमें संविधान में कुछ विशेष प्रावधान है इनके लिए, जैसा जम्मू एंड कश्मीर के लिए 370 था उस तरह से. तो इसमें 371 ऑनवर्ड्स जो कुछ स्पेशल प्रावधान है संविधान की वजह से, तो इसमें कम्युनिटी ओनरशिप की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं. West Bengal notified a similar law called the West Bengal Housing Industry Regulatory Act 2017, which came into effect from 1st June 2018. However, as of July 2019, many states have not implemented the law and failed to notify permanent regulator, appellate authority or a website. A chart showing implementation status by different states as of July 2019 can be seen here. तो इसमें अलग अलग स्टेट के जो रूल्स है उसके लिंक्स है और ये कब इन्होंने नोटिफाई किए है. तो ये है, तो कुछ स्टेट्स छोड़कर बाकी सब जगह पर ये फोर्स में 2019 तक, एक 13 जुलाई 2019 तक के आ गया था. तो ये अलग अलग स्टेट्स का 36 मतलब 28 + 8 यूनियन टेरिटरीज मिलाकर ये इसका स्टेटस है. इसके जो सेक्शंस है, उसकी जो अरेंजमेंट है, इसमें सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट है. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस है. दूसरे चैप्टर में सेक्शन 3 है प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. सेक्शन 4 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स है, जिसमें नए और जो पेंडिंग है, पेंडिंग के लिए 3 महीने टाइम दिया गया था कि वो रेरा के साथ रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, मतलब उनकी वेबसाइट पर जाके ऑनलाइन. ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, फिर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैसे उसको वापस लिया जाएगा. ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटी कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स ऑफ और ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. इसमें अथॉरिटी क्या कर सकती है, वो ऑब्लिगेशन दी है जब वो रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया या जब वो रिवोक हो गया. एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट एंड फंक्शन ऑफ रियल इस्टेट एजेंट्स. तो ये सेक्शन नंबर 10 में. चैप्टर 3 में प्रमोटर की ड्यूटीज है, जिनको बिल्डर्स हम बोलते हैं. तो फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग वेरासिटी ऑफ द एडवर्टाइजमेंट और प्रोस्पेक्टस, कि इसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन वो ना करे. तो जो इसकी जो ट्रूथफुलनेस है उसके बारे में वो सच्चाई से अपने अलॉटीज को बताए. नो डिपॉजिट या कंज्यूमर्स को, नो डिपॉजिट और एडवांस टू बी टेकन बाय प्रमोटर विदाउट फर्स्ट एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट फॉर सेल. तो वो एग्रीमेंट होने के बाद ही वो पैसा लेगा. एडहेरेंस टू सैंक्शन प्लान्स एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशंस बाय द प्रमोटर. तो एक तो स्पेसिफिकेशन जो दिए रहेंगे उसी के मुताबिक, और जो सैंक्शन प्लान है उसी के मुताबिक वो कंस्ट्रक्शन करेगा, इसमें कोई डेविएशन ना हो. ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए रियल इस्टेट प्रोजेक्ट टू ए थर्ड पार्टी. अब यदि थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करेगा तो कैसे करेगा, वो 15 में दिया है. ऑब्लिगेशंस ऑफ प्रमोटर रिगार्डिंग इंश्योरेंस ऑफ रियल इस्टेट प्रोजेक्ट. तो इसमें इंश्योरेंस भी उसको कराना होगा. ट्रांसफर ऑफ टाइटल और रिटर्न ऑफ अमाउंट एंड कॉम्पेंसेशन. तो ये चैप्टर 3 है. चैप्टर 4 में सिर्फ एक ही सेक्शन है जिसमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अलॉटीज है. ये भी उनको अपने बारे में जो टाइम टू टाइम पेमेंट वगैरह करना है तो ये है, अदरवाइज 1 साल की कैद का प्रावधान है ऑफेंसेस में अलग से. चैप्टर 5 में रेरा के बारे में दिया गया है, 21 सेक्शंस है. तो ये 2 स्लाइड्स में अब देखेंगे क्या इनके बारे में दिया है. तो एस्टैब्लिशमेंट इनकॉर्पोरेशन ऑफ रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कॉम्पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, क्वालिफिकेशंस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, फिर सैलरी एंड अलाउंसेस पेबल टू चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चेयरपर्सन and removal of chairperson and members from office in certain circumstances, restrictions on chairperson or members on employment after cessation of office, and officers and other employees of authority, meetings of authority, vacancies etc. not to invalidate proceedings of authority. तो कोई वैकेंसी है तब भी वो अथॉरिटी काम कर सकती है. फिलिंग ऑफ कंप्लेंट्स विद द अथॉरिटी और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, and functions of authority for promotion of real estate sector, advocacy and awareness
measures. Functions of authority: powers of authority to call for information, conduct investigations, and power to issue interim orders, powers of authority to issue directions, powers of authority or rectification of orders, and recovery of interest or penalty or compensation, and enforcement of order, etc. ये सब रेरा के बारे में चैप्टर 5 में दिया है. चैप्टर 6 में फिर सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के बारे में 2 सेक्शन है. तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस देते हैं. चैप्टर 7 में एपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कहा है, जिनको क्रिमिनल पावर्स भी होते हैं 3 साल तक की कैद के. तो द रियल इस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, ये रेरा के ऑर्डर को एपेलेट ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज किया जा सकता है. सो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रियल इस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल, application for settlement of disputes and appeals to appellate tribunal, composition of appellate tribunal, and qualifications for appointment of chairperson and members, term of office of chairperson and members, salary and allowances payable to chairperson and members, removal of chairperson and member from office in certain circumstances, or restrictions on chairperson or judicial member or technical or administrative member on employment after cessation of office. इसका चैप्टर 7 में ही ये भी सेक्शंस है. ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, वैकेंसीज, पावर्स ऑफ ट्रिब्यूनल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, वैकेंसीज एटसेट्रा, नॉट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, एंड ऑर्डर्स पास्ड बाय एपेलेट ट्रिब्यूनल टू बी एग्जीक्यूटेबल एज ए डिक्री, एंड अपील टू हाई कोर्ट. तो एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को फिर हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है. चैप्टर 8 में ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड एडजुडिकेशन है. तो 59 में पनिशमेंट फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 3 है. 60 में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 4 है. 61 में पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है. 62 में पेनल्टी फॉर नॉन रजिस्ट्रेशन एंड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 9 एंड 10 है. सेक्शन 63 में पेनल्टी है फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाय प्रमोटर. 64 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय प्रमोटर. एपेलेट ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को न मानने पर कैद भी हो सकती है. एंड 65 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाय रियल एस्टेट एजेंट. 66 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय रियल एस्टेट एजेंट. तो पहले प्रोमोटर के बारे में 2 सेक्शन थे, फिर रियल एस्टेट एजेंट के बारे में 2 सेक्शन थे, अगले 2 सेक्शन अलॉटीज के बारे में. तो 67 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ अथॉरिटी बाय अलॉटी. 68 में पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू कॉम्प्लाई विथ ऑर्डर्स ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय अलॉटी. 69 में ऑफेंसेस बाय कंपनीज है. तो इसमें जो कंपनीज है उनके जो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जो पदाधिकारी है, उनको सजा हो सकती है, कंपनी को जुर्माना हो सकता है. कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस 70 है, कॉम्प्रोमाइज के बारे में दिया गया है. 71 में पावर टू एडजुडिकेट है, और 72 में फैक्टर शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, कि कितना सजा दिया जाए या कितना पेनल्टी किया जाए, कितना फाइन किया जाए, ये कैसे तय होगा, ये 72 में दिया है. चैप्टर 9 में फाइनेंस, अकाउंट्स, ऑडिट्स एंड रिपोर्ट्स है, जिसमें 73 में ग्रांट्स एंड लोन्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है. 74 में ग्रांट्स एंड लोन्स बाय स्टेट गवर्नमेंट है. 75 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फंड है. 76 में क्रेडिटिंग सम्स रियलाइज बाय वे ऑफ पेनल्टीज टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और स्टेट अकाउंट. 77 में बजट अकाउंट्स एंड ऑडिट है. 78 में एनुअल रिपोर्ट है. इसके बाद जो आखिरी चैप्टर है, मिससेलेनियस, तो इसमें पहले बार ऑफ ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि ये स्पेशल कोर्ट बन गया है, तो इसमें ऑर्डिनरी कोर्ट्स इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते. कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेस, 81 में डेलीगेशन है. 82 में पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू सुपरसीड अथॉरिटी, तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इसको सुपरसीड कर सकती है. 83 में पावर्स ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू अथॉरिटी एंड ऑब्टेन रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स. 84 में पावर ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये रूल मेकिंग पावर है, जिसके तहत सभी स्टेट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं. 85 में पावर टू मेक रेगुलेशंस है, और 86 में लेइंग ऑफ रूल्स है. 87 में मेंबर्स एटसेट्रा टू बी पब्लिक सर्वेंट्स, तो पब्लिक सर्वेंट के जो प्रोटेक्शन है और पब्लिक सर्वेंट की जो लाइबिलिटी है वो इनको है आईपीसी में या बीएनएस में. एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज एंड नॉट बार्ड, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. 90 में प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. 91 में पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज है, और 92 में रिपील. इस तरह से ये 10 चैप्टर में 92 सेक्शंस का एक बड़ा एक्ट है. इसका जो ओके, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे. यहाँ पर मैं शेयरिंग स्टॉप कर देता हूँ. ओके, अब इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो
इस पे प्रश्न और चर्चा हम कर सकते हैं। हेलो। जी नमस्कार। हाँ, हमारे बीच में शैलेश सर भी जुड़ चुके हैं, हम उनका स्वागत करें।